हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य केशरवानी एडीटी सर। सो बेसिकली आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी तक हम रेजोनेंस सीख रहे थे। रेजोनेंस हमने सीखा, रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन, कॉन्जुगेशन क्या होता है। फिर जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखे, हमने देखा एक मॉलिक्यूल के कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे। तो क्या सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे क्या रेजोनेंस हाइब्रिड में? जिसका आंसर है नो। कुछ ज़्यादा स्टेबल होंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा होगा, कुछ कम स्टेबल होंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, कम होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, अब मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ये जो सीक्वेंस लिख रखा है पहले तो आप नोट डाउन कर लो। मैं जल्दी से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसको अपने कॉपी में लिख लो। 6 पॉइंट इधर है, 7वां मैंने इधर लिख दिया क्योंकि इधर नहीं आ रहा था, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लेना कॉपी में। अगर आपने ये सीक्वेंस नहीं फॉलो किया, अगर आपसे सीक्वेंस गलत हो गया तो आपका आंसर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालते वक्त हमेशा गलत आएगा। और मैं एक बात दावे से कहता हूँ, जनरली टीचर्स बोलते हैं, अगर आप और कहीं आप पढ़े हो या जनरली कुछ टीचर ऐसा बोल देते हैं, हमेशा जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा उसको पहले पॉइंट में लिख देते हैं कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर जनरली मोर स्टेबल देन चार्ज, जो कि गलत है। अभी इसी बोर्ड में मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिखा है जहां पे ये रूल अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो वैलिड नहीं होता। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा बेटा, ग्रेटर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कंटेनिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा वो उतना ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, इसी का मतलब क्या निकलता है, अगर किसी में पाई बॉन्ड ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो अगर मैक्सिमम बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड ज्यादा तो मैक्सिमम बॉन्ड बन रहा होगा, और अगर मैक्सिमम बॉन्ड बन रहा होगा तो सारे एटम का क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो इसका एक्चुअल में थोड़ा सा मतलब वही निकलता है जो मैंने सेकेंड पॉइंट पे लिख दिया, दोनों का मतलब एक ही निकलता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच ऑल एटम्स हैव कंप्लीट ऑक्टेट आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। अगर ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनमें सारे एटम्स का ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो, तो ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब यही होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे। तो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक कर लो, जिसमें है वही उसका ऑक्टेट सबसे ज्यादा कंप्लीट होगा। थर्ड पॉइंट आपको देखना है कि न्यूट्रल, अगर ये सेम होता है उसके बाद अपन देखेंगे न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर जनरली मोर स्टेबल देन चार्ज। अब हमने देख लिया कि दो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जिनमें क्या है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है इक्वली। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भैया जिसमें जो न्यूट्रल होगा, जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा, वो चार्ज वाले से मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्टेबल होगा। ये भी सेम हो जाता है। तो फिर हमने क्या लिखा है, फॉर चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज है मोर स्टेबल ऑन लार्जर साइज कंटेनिंग एटम इफ कंपैरिजन बिटवीन एटम्स ऑफ सेम ग्रुप। अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो जिसकी साइज लार्जर होगी, हमेशा याद रखिएगा बेटा, उसका क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज उस एटम पे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जब हम डाउन टू द ग्रुप की बात करते हैं तो जो एटम सबसे साइज में बड़ा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि F माइनस है बेटा ये, और ये है Cl माइनस है, और ये है Br माइनस है, और ये है I माइनस, तो जनरली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। लेकिन बेटा अब आपको देखने से लग रहा है फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन वो रूल जो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए, वो तब बोलते हैं जब एटम की साइज क्या हो, कंपैरेटिवली अप्रॉक्स साइज की बात होती है। और वो कहाँ होती है, जब हम अलोंग द पीरियड देखते हैं तो जो साइज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है वो कहाँ हमको देखना होता है, जब हम पीरियड में देखते हैं तब हम देख लेते हैं। लेकिन क्या अभी हम पीरियड में देख रहे, नहीं देख रहे, हम जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो एटम की साइज बढ़ रही, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्पर्स ज्यादा हो रहा है। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, इसके बारे में और भी डिटेल में अपन बात करेंगे जब अपन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे होंगे। तो अभी याद रखना कि एटम का अगर साइज बड़ा है तो याद रखना नेगेटिव चार्ज उस पर ज्यादा स्टेबल है। तो ये हमारा फोर्थ का फर्स्ट पॉइंट था। बी पॉइंट पढ़ते हैं, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड वाइस वर्सा में लिख लेना कि पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम व्हेन साइज ऑफ एटम्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम। जब साइज एटम की अप्रोक्सीमेटली सेम होगी, दैट मीन जब हम पीरियड में कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं ये है OH माइनस, सॉरी ये है NH2 माइनस, ये है OH माइनस, ये F माइनस, तो ये एक सेम पीरियड के हैं। तो सेम पीरियड के हैं तो हम कौन सा फैक्टर देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हम कह देंगे F माइनस ज़्यादा स्टेबल है। बट अगर मैं F माइनस Cl माइनस में देखूँ
या OH माइनस Cl माइनस में देखूंगा तो Cl माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ये पॉइंट हम आगे चल के, ये बहुत इजी है, समझ भी जाएंगे कि जो एरोमेटिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर जनरली मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक। ये एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक क्या होता है ये आगे हम सीख जाएंगे, इसके लिए आप चिंता मत करो, ये बस लिख लो, आगे चल के हम देख लेंगे। 6 पॉइंट है नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन एडजेसेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन एडजेसेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लेते, अगर मेरे ऊपर कैसा चार्ज है नेगेटिव, तो मैं चाहूंगा मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले, तो वही चीज लिखी है कि अगर नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा कहाँ पे, जहां पे उससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर उसके बगल में लगा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। सेम चीज वाइसा वर्सा, अगर पॉजिटिव चार्ज आता है वो वहां स्टेबल होगा जहां जिसके बगल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तब। एंड लास्ट पॉइंट आता है व्हेन कॉन्जुगेटेड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आर सेम देन लीनियर कॉन्जुगेशन कंटेनिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेटेड। ये अभी लिख लो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही आएगा जब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है, लीनियर कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो अगर पाई बॉन्ड सेम होता है तो अभी के लिए समझ लो लीनियर जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू क्रॉस। अगली क्लास में हम देखेंगे लीनियर क्रॉस क्या होता है। अब भाई साहब ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, जल्दी से आप क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, उसके बाद अपन और सारे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने, जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस बताएंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले अब ध्यान से देखना क्या चेक करना है, पहले आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालना। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर बराबर होता है तो उसके बाद अपन क्या देखेंगे कि न्यूट्रल जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, वो भी सेम हो जाता है तो उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा है कि नेगेटिव चार्ज होगा जो वो अगर एटम की साइज ग्रुप में बात करेंगे तो जिसका साइज बड़ा होगा उस पर, अगर साइज पीरियड में होती मतलब सेम पीरियड में एलिमेंट आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, ये मतलब निकलते हैं। ठीक है चलो, और देखो ओवरऑल मैं मतलब समझा रहा हूँ तुमको ध्यान क्या क्या रखना है। अच्छा इतने पॉइंट तो हम लिख लिए वो ठीक है, लेकिन अब हमको समझना क्या, ध्यान से देखना। पहले आप क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्टेबल, अगर सेम हो जाता है तो उसके बाद अपन चेक करेंगे, उसके बाद अपन चेक करेंगे न्यूट्रल अगर है कि चार्ज है, तो न्यूट्रल अगर होता है तो न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल, अगर सारे चार्ज हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट हम चेक करेंगे कि नेगेटिव चार्ज जो होना चाहिए बेटा, नेगेटिव चार्ज जो होगा, अच्छा जैसे थर्ड पॉइंट मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज का ये मतलब है कि जिसकी अगर एटम की साइज ही ग्रुप एटम्स बदल जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो जिसका साइज बड़ा होगा उस पर ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर पीरियड में बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेंगे। उसके बाद हमेशा याद रखने कि उसके बाद अपने को क्या देखना होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है, अगर दो नेगेटिव चार्ज अगल बगल होंगे तो वो क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो दो नेगेटिव चार्ज को हमको कहाँ रखना है, दूर रखना है, इतना याद रखिएगा, बाकी से हमारा सबसे काम हो जाएगा। चलो पहले में चेक करते हैं, ए बी सी है, ए में कितने पाई बॉन्ड, एक एक एक, तीनों में एक पाई बॉन्ड। अब उसके बाद क्या देखते हैं, कोई न्यूट्रल है क्या, यस पहला वाला न्यूट्रल, जबकि ये सारे चार्ज है तो भैया ए ज़्यादा स्टेबल होगा। अब उसके बाद अपने को क्या देखना है कि नेगेटिव चार्ज किस में होना चाहिए, अगर यहाँ पे किस पे चार्ज है, नेगेटिव इस पे, ठीक है। तो अपने को क्या देखना है, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इस पे नाइट्रोजन पे, इस पे ऑक्सीजन पे। भैया ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं आ सकता, वो चाहेगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब सिस्टम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, जबकि एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है नाइट्रोजन एडजस्ट कर लेगा बट ऑक्सीजन तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करेगा। तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बी ज़्यादा स्टेबल है, फिर उसके बाद आ जाएगा सी। कैसे हमने देखा, वापस से पाई बॉन्ड सब में बराबर, फिर ये न्यूट्रल हो गया। उसके बाद हमने देखा ऑक्सीजन पे नेगेटिव सेम, इस पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, इस पे ऑक्सीजन। भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज एक बार को आ सकता है बट पॉजिटिव नहीं। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाईली अनस्टेबल, जबकि ये उसके कंपैरिजन थोड़ा स्टेबल होगा। तो ए बी सी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, पहले तो पाई बॉन्ड चेक करो, एक इसमें भी, एक इसमें भी, एक इसमें भी। अब हम क्या चेक करेंगे, न्यूट्रल कोई है क्या, न्यूट्रल भी कोई नहीं है। अब उसके बाद अपन चेक करेंगे, इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इसमें नाइट्रोजन पे, इसमें कार्बन पे, इसमें ऑक्सीजन पे। चलो इससे तो बढ़िया है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, कार्बन कार्बन बराबर, इसमें नाइट्रोजन पे, इस पे ऑक्सीजन। तो इन दोनों में अगर देखेंगे तो भैया ये ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। लेकिन अगर हम लास्ट वाले देखें,
एक पाई बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों नेगेटिव चार्ज किसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल, जबकि कार्बन थोड़ी ना उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल हो जाएगा बेटा, सी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। अब इन दोनों में देखो कार्बन कार्बन पे बराबर था, अब इस पे नाइट्रोजन पे, इस पे ऑक्सीजन पे, किस पे ज़्यादा स्टेबल, ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सी, फिर आ जाएगा हमारा बी, फिर आ जाएगा ए। तो आंसर क्या है, सी बी ए इज द फाइनल आंसर। थर्ड वाला ध्यान से देखिएगा, गलती मत करना। पाई बॉन्ड एक एक एक, उसके बाद न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, कोई न्यूट्रल नहीं। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा प्लीज़, यहीं पे बहुत सारे लोगों को यही गलती होगा। यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो भैया सल्फर और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है जबकि सल्फर थर्ड पीरियड का, तो जो साइज में बिगर होता है उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब नहीं देखते जब साइज की बारी आती है, जब हम ग्रुप की बारी आती है तो हम हमेशा साइज फैक्टर, जिसका साइज बड़ा उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल। तो भैया इस पर सल्फर पे नेगेटिव चार्ज, इस पर नाइट्रोजन पे, ठीक है एडजस्ट है। यहाँ पे सल्फर पे नेगेटिव चार्ज, इस पे ऑक्सीजन पे, जबकि यहाँ नाइट्रोजन पे। तो कौन ज़्यादा, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है, सल्फर सल्फर कांस्टेंट, इस पे नाइट्रोजन पे, इस पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल। थर्ड वाले में देखो दोनों जो नेगेटिव चार्ज हो गए इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन, लेकिन बेटा यहाँ पे तो एटलीस्ट सल्फर पे नेगेटिव चार्ज था। तो अगर हम जब ग्रुप में बात करते हैं तो जिसकी साइज बड़ी होती उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता। तो मैं ये गारंटी कहूँगा ए बी तो सी से ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि सी पे जो चार्ज है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे बर्दाश्त नहीं है, मतलब मजा नहीं आ रहा है, जबकि ए और बी में सल्फर पे नेगेटिव चार्ज, मतलब अगर थर्ड पीरियड में नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल होगा हमेशा सेकंड पीरियड से, हमेशा याद रखिएगा। तो इन दोनों में अगर अपन देखें तो सल्फर सल्फर बराबर हो गया, सल्फर पे नेगेटिव, इस पे भी, लेकिन इस पे नाइट्रोजन पे और इसमें किस पे, ऑक्सीजन पे, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन होगा। तो इसका आंसर आएगा बी, बी के बाद ए के बाद लास्ट में आ जाएगा सी, बी ए सी, ठीक है। अगला देखते हैं फोर्थ वाला, कितने पाई बॉन्ड, 1 2, इसमें कितने पाई बॉन्ड, 1 2, और इसमें भी कितने पाई बॉन्ड, 1 2। फिर उसके बाद पाई बॉन्ड सेम, उसके बाद अपन देखेंगे न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल, ये चार्ज, तो भैया न्यूट्रल वाला ज़्यादा, तो ए ज़्यादा हो गया। बी और सी में देखते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज किस में, ऑक्सीजन पे, जबकि इसमें नेगेटिव चार्ज किस में, नाइट्रोजन पे। कौन ज़्यादा स्टेबल, ऑक्सीजन वाला ज़्यादा स्टेबल, तो ए बी सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिफ्थ वाला देखिएगा, ये जो पॉइंट मैंने बोला था ना कि बहुत सारे लोग जो न्यूट्रल को पहले नंबर पे लिखा देते हैं वही गलती होती है। इसमें पाई बॉन्ड चेक करो कितने, 1, और इसमें कितने बेटा, 2। सोचो ये स्ट्रक्चर न्यूट्रल नहीं है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा, तो ऑब्वियसली बी वाला क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा ए से। और देख लो, समझा भी देता हूँ, बोरोन के पास क्या एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे वो एम्प्टी ऑर्बिटल क्या हो गया, फुलफिल्ड हो गया, भले उस पर चार्ज आ गया, चार्ज आना तो बाद में, पहले तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ना, तो इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें सबका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, तो बी इज ग्रेटर देन ए। आपको चुपचाप से नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तो 6 में क्या बेटा, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करो, 1 2, और इसमें भी 1 और 2 न्यूट्रल, ठीक है। अब इसमें ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, तो भैया पाई बॉन्ड के बाद अपन क्या चेक करते हैं, न्यूट्रल और चार्ज, तो ए इज ग्रेटर देन बी। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, जल्दी से लिख लो, मैं और क्वेश्चन इसी में आपको देता हूँ, फिर वो सारे क्वेश्चन भी आपको खुद से करने हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस फिर से लिख दिए हैं ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जंप करते हैं डायरेक्टली, जो अपन ने रूल पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग करना है, बाकी आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़े थे, अपने को क्या चेक करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड, 1, इसमें भी 1, इसमें 0, भैया ये तो लास्ट में आने वाला है, इसमें पाई बॉन्ड ही नहीं, तो भैया सबसे ज़्यादा सी लास्ट में आएगा, सी क्या आएगा इसमें, लास्ट में आएगा, इतना तो मैं गारंटी से लिख देता हूँ। अब ए और बी में अगर आप बेटा ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में एक इसमें, फिर उसके बाद क्या कोई न्यूट्रल इन दोनों में, न्यूट्रल नहीं। फिर हमने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव, इस पे कार्बन पे और इस पे ऑक्सीजन पे कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, तो बी, फिर आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा सी, बी ए सी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलो, प्लीज ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सारे लोगों से गलत होता है। पहले अपन पाई बॉन्ड चेक करेंगे, कितने, 1, इसमें कितने, 2 पाई बॉन्ड, इसमें कितने, 0, इसमें कितने, 1 पाई बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड मुझे किसमें दिखा था, बी, तो बी सबसे ज़्यादा स्टेबल। अब एक किसमें, इसमें तो 0 दिखा था, ये लास्ट में आ जाएगा, सी लास्ट में आ जाएगा। अब कौन कौन सा ऑप्शन बचा, ए और डी हमको देखना है। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहीं पे लोगों से बहुत बड़ी गलती होती है।
वो ये गलती होती कि यहाँ पे ऑक्सीजन के जस्ट बगल में क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव है। आपको थोड़ा सा अगर बैक बॉन्डिंग का आइडिया हो तो यहाँ पे क्या हो रही होगी, बैक बॉन्डिंग हो रही होगी। क्या ये लोन पेयर इसको क्या कर सकता है, दे सकता है क्या, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रही होगी, बैक बॉन्डिंग हो रही होगी। या तो ऐसा भी समझ लो, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये हमारा अगला ही टॉपिक आने वाला था जिसमें मैं आपको कॉन्जुगेशन का अलग से टाइप सिखाता। तो यहाँ पे देख लीजिए बेटा, इसको बोलते हैं, वैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा होगा, अगर कोई वैकेंट ऑर्बिटल है उसके जस्ट बगल में कोई ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, वो क्या कर सकता है, बैक बॉन्डिंग कर सकता है। एक तो ये था, इसको भी रेजोनेंस ही बोला जाता है। तो ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा था जबकि ये नहीं हो रहा था, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बी के बाद हमारा डी और ए में डी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा एक नया आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप ध्यान से देखें तो 9 में डी 4 ऑप्शन है। पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करेंगे, 2 पाई बॉन्ड, इसमें कितने पाई बॉन्ड, 2, इसमें कितने, 1 और इसमें कितने, 1। तो भैया ए और बी तो ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं सी और डी से। अब अपन चेक करते हैं बाकी, ए पे किस पे चार्ज है, कार्बन पे, और बी पे किस पे चार्ज है, नेगेटिव। तो सिंपल से इसमें तो कोई रोना धोना है ही नहीं, बी इज ग्रेटर देन ए आ गया, बी इज ग्रेटर देन ए आ गया। अब मेरे भाई इसमें देखो पाई बॉन्ड 1, इसमें भी 1, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन पे लास्ट टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज, जबकि यहाँ पे बीच में। मेरे भाई ध्यान से देखो, क्या ये पाई बॉन्ड इस नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इधर गया तो ये पाई बॉन्ड इधर आया, तो यहाँ कौन सा नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को दे सकता है क्या, ये नेगेटिव नेगेटिव को दे सकता है, तो मेरे भाई आपका आंसर होगा नहीं, आपका आंसर होगा नहीं। और दूसरी बात, एक और चल के आगे चल के हम पढ़ेंगे जब स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट के फाइनल स्टेबिलिटी देखेंगे, तो ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। ये हम अगले जब स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे तब भी देख लेंगे। अदरवाइज आप ऐसा समझ लो, ये रेजोनेंस किया बेटा तो ये इधर आया तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को दे सकता है। जब लेकिन ये नेगेटिव आएगा तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो ये तो गंदा है। तो ए बी ए हो गया। अब सी और डी में हमारा कौन ज़्यादा स्टेबल है, सी ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू डी। तो ये आ गया बी ए सी डी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिनो, 1 1 0। ओ सी तो और भी डी भी ऑप्शन है इसमें, ए बी सी डी, हाँ ए बी सी डी, हाँ। तो भैया इसमें क्या है, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 0, इसमें 1। तो सबसे लास्ट में तो हमारा कौन सा आ जाने वाला है, इसमें हमारा सबसे लास्ट में आ जाएगा सी, सबसे लास्ट में आ जाएगा। अब इसमें बेटा देखो, 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, इस पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे, इस पे ऑक्सीजन पे, और इस पे तो नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव इसमें भी और यहाँ पॉजिटिव। तो भैया सबसे ज़्यादा स्टेबल मुझे ये दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें और इसमें तो चार्ज कम है, जबकि इस वाले मॉलिक्यूल में यार चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया। तो भैया ए और बी तो डी से ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं, हाँ या ना। अब ए और बी में अगर अपन देखें तो ए और बी में ए पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और बी पे किस पे, ऑक्सीजन पे, तो बी ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर आ जाएगा ए, लास्ट में आ जाएगा डी। कैसे, सॉरी, इस पे एक चार्ज है, इस पे भी एक चार्ज है, जबकि इस पे क्या है बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब चार्ज ज़्यादा हो गए। तो यार चार्ज अगर किसी में ज़्यादा हो और किसी में चार्ज कम है, जिसमें चार्ज कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों में अपन देख लें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ये आंसर आ गया। 11th क्वेश्चन में कुछ लोचा है, वो आपको लोचा पहले पकड़ना है, फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। जल्दी से ध्यान से देखो, क्वेश्चन लिखो और एक बार अपने से आंसर निकालो, और उसके बाद लोचा को अगर आपने पकड़ लिया, क्या लोचा है मुझे ज़रूर बताना। अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप पकड़ पा रहे हो तो ज़रूर बताना। अब ध्यान से देखिए क्या लोचा है, चेक करते हैं। पहले तो हाँ, इसमें सबसे इसमें से डी वाला जो ऑप्शन है उसमें मुझे लोचा ये दिख रहा है। हम सब में देख रहे हैं ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का हाइड्रोजन। ओ मेरे भैया, हाइड्रोजन ही नहीं, मतलब एटम की पोजीशन ही बदल गई। एटम की पोजीशन बदल गई तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मत काउंट कर देना। एग्जाम में जे एडवांस में सवाल आएगा, इसमें ऑर्डर लिखा रहेगा, और इसमें भी अगर आपने उसके काउंट कर दिया, मतलब एरो जो भी 1 2 3 4 5 के स्टेबल
स्टेबिलिटी तो गलत हो जाएगा। ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं, इसकी तो स्टेबिलिटी हम बता ही नहीं सकते, ये तो है ही नहीं भैया, ये इन सब का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं। क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के लिए 3 बातें चाहिए, एटम की पोजीशन सेम होनी चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, नेट चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बाकी सब में आप देख लो सारी कंडीशन फॉलो हो रही, जबकि डी में नहीं हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट अगर आप पकड़ लिए थे तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब चेक करते हैं, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, और ई में तो 0 पाई बॉन्ड। तो भैया ई तो सबसे लास्ट में आ गया, डी की तो अपन बात ही नहीं करेंगे। ए, बी और सी में अपने को देखना है। हमने पाई बॉन्ड चेक कर लिए, पाई बॉन्ड के बाद क्या देखते हैं, न्यूट्रल है कि नहीं। तो ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, तो ए न्यूट्रल ज़्यादा हो गया। अब अपन कौन सा बी और सी में देखेंगे, इस पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नाइट्रोजन, इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे किस पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा, नाइट्रोजन पे ज़्यादा थोड़ा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू उससे, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, हमारा आ जाएगा ए बी सी ई। डी तो आएगा ही नहीं मेरे भाई, क्यों, क्योंकि डी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस बार मैंने क्या किया, ऑक्सीजन पे एक मार्क कर दिया, ऑक्सीजन क्या 18th है। तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड, 1, यहाँ पे कितने 1, यहाँ पे भी कितने 1। अब इसके बाद चेक करते हैं, हाँ इसके बाद अगर अपन चेक करें तो यहाँ पे कितने चार्ज है, 1 चार्ज है, यहाँ पे 1 चार्ज है, यहाँ पे चार्ज बढ़ गया। तो भैया ए और बी ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू सी। अब ए पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे भी, और इस पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ए और बी की स्टेबिलिटी बराबर होगी और ज़्यादा होगी किससे, सी से। सी में क्या है, चार्ज मॉलिक्यूल पे ज़्यादा है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं बेटा। 13 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में देखो, एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, इसमें 1 2, इसमें कितने 1 2 3, ओ 3 आ गया। इसमें कितने 1 2, हाँ तो भैया सबसे ज़्यादा स्टेबल तो हमारा सी हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है। और डी हमारा, डी में कितने पाई बॉन्ड, 1 2, बी में कितने 1 2, इसमें भी कितने 1 2, ठीक है। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बाद अपन क्या चेक करते हैं, कोई न्यूट्रल है क्या, कौन से में, ए बी डी में कोई न्यूट्रल नहीं है। फिर उसके बाद अपन क्या चेक करेंगे, हाँ उसके बाद अपन क्या चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, नहीं सी वाला हमारा न्यूट्रल दिख रहा था, रुक जाना, ध्यान से रुक जाओ। सी तो अच्छा, सी तो सबसे ज़्यादा हो गया। अब अपने को ए बी और डी में चेक करना है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार चेक करने दो, कुछ ये मिस्टेक है। ये मिस्टेक ये थे कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज था, सॉरी, तभी तो सिस्टम बनेगा। ये पॉजिटिव चार्ज था, बी और डी में पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ उसको पॉजिटिव कर लेना, बाकी सब ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, ये नेगेटिव रेजोनेंस करेगा तो ये इधर, ये नेगेटिव यहाँ आया और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को दे दिया, तो भैया मज़ा आ रहा है इसको, मतलब अच्छा रेजोनेंस इसको मिल रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव क्या करेगा बेटा, ये हमने पढ़ा था ना, माइनस आई पढ़ा था ना, माइनस आई इफेक्ट, तो ये इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो ये तो डीस्टेबलाइज कर रहा है। जबकि यहाँ पे पॉजिटिव से कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो नहीं खींच रहा, तो सबसे ज़्यादा बढ़िया कौन सा हो जाएगा, सी के बाद बी सबसे ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी पे जो पॉजिटिव है वो स्टेबल है। रुक जाना, हाँ बी पे ये भी चेक कर सकते थे, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और इस पे किस पे चार्ज था, ऑक्सीजन पे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो सी के बाद बी वैसे आ गया था, बचा कौन कौन सा है, ए और डी। तो ए में हम क्या देख रहे थे, पॉजिटिव के बगल में जस्ट कौन सा ग्रुप जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, COCH3 आपको मैंने माइनस आई में बताया था ऑर्डर लिखाते वक्त। तो ये कीटोन है, कीटोन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचता है। पॉजिटिव ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी, तुम उससे और इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो। यहाँ पे ये तो दूर है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ये उतना ज़्यादा नहीं खींच पाएगा, तो ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, ए डी इसके बाद आ जाएगा। तो CBDA विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, इसमें कितने पाई बॉन्ड, 1, इसमें भी कितने 1, इसमें भी कितने 1। अब ए के बाद हम देखेंगे न्यूट्रल कौन है, ए वाला न्यूट्रल है। बी सी में कोई न्यूट्रल नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं बी और सी में, बी पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, और सी पे ऐसा चार्ज है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए मेरे भाई, आपके हिसाब से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, आप मुझे सोच के बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ध्यान से देख के बताओ।
मेरे हिसाब से तो इसका आंसर आना चाहिए, यहाँ पे क्लोरीन पे पॉजिटिव है, ये ऐसा सिस्टम बन रहा है, ठीक है। तो क्लोरीन पे यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे क्लोरीन पे नेगेटिव है। हाँ हाँ, उसके बाद ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहीं पे गलती हो गई। कार्बन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि कितने बॉन्ड बना रखा है, 3 बॉन्ड है और नेगेटिव। और क्लोरीन का भी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, तो लीस्ट स्टेबल होगा, ABC आएगा। बोला था ना आपको क्या चेक करना था, पहले तो अपन ने क्या चेक किया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बाद क्या अपन ने देखना था कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए था। तो भैया इसमें भी कार्बन का सारा ऑक्टेट कंप्लीट है और बी ऑप्शन में भी ऑक्टेट कंप्लीट था, लेकिन फिर उसके बाद हम देख लिया ए और बी में न्यूट्रल कौन है, ये वाला न्यूट्रल, ए ज़्यादा गया, देन बी, देन लास्ट में आएगा सी। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर बच्चा डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे देख लेता है, वो फैक्टर देख लेता है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, इसमें कितने पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 0 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, तो बी तो सबसे लास्ट में हो गया। अब अपन चेक करें ए और सी में, ए में 1 पाई बॉन्ड और सी में 1 पाई बॉन्ड। उसके बाद अपन चेक करेंगे तो ये ऑक्टेट इसमें सबका कंप्लीट है, इसमें भी सबका कंप्लीट है, लेकिन ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, तो न्यूट्रल वाला ज़्यादा स्टेबल, A-C-B, ये फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 चेक करते हैं। बाकी थोड़ा सा मैं इधर इरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। इधर जल्दी से सब लिख लेना, ये वाला पार्ट में थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। बेटा मैं आपका इतना टाइम बचाता हूँ, आपको वीडियो को एडिट करना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है ताकि आपका टाइम ना खराब हो, इसीलिए कह रहा हूँ बेटा मेहनत करो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करो, एक, इसमें कितने 1, इसमें कितने 1 2 और इसमें कितने 1 2, तो भैया सी और डी तो ज़्यादा स्टेबल होने वाले। अब सी और डी में अपन चेक करते हैं, ठीक है। सी और डी में अपने को क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन पे इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव। अब कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है। अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होना चाहिए, सेपरेशन कम होना चाहिए, मतलब लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं बेटा, पास रहना पसंद करते हैं। पास रहना पसंद करेंगे तो क्या होगा, ये वाला सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, डी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, देन सी। अच्छा देखो ऑर्डर में वापस से बोल देता हूँ, सबसे पहले आप चेक करेंगे पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के बाद सेकंड आप चेक करेंगे ऑक्टेट, थर्ड चेक करेंगे न्यूट्रल है कि नहीं, फिर चेक करेंगे नेगेटिव चार्ज जो होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, एटम की साइज़ जिस पे बड़ी हो, एटम साइज़ बड़ी जिसमें हो। अगर एटम की साइज़ अप्रॉक्स सेम है तो हम क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। फिर पांचवा पॉइंट हम क्या चेक करेंगे कि लाइक चार्जेस के बीच में दूरी होनी चाहिए। लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो वो कहाँ होने चाहिए, दूर होने चाहिए, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो कहाँ होना चाहिए, अट्रैक्ट पास होने चाहिए। तो यहाँ देखो पॉजिटिव नेगेटिव दूर, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पास है, तो डी सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसमें, फिर आ जाएगा सी, क्योंकि पाई बॉन्ड तो ज़्यादा है। इसमें पाई बॉन्ड कितना, 1 और इसमें भी कितना 1। ओ यहाँ तो भाई साहब बड़ा गंदा गेम हो गया, गंदा गेम ऐसा हो गया कि एक सेकेंड अपन चेक करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक है, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, मैंने आपको बताया ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे लोन पेयर होगा, ये क्या कर रहा होगा, इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर रहा होगा क्या। अभी मैंने आपको बताया कोई वैकेंट ऑर्बिटल जस्ट उसके बगल में क्या हो, ऐसा एटम प्रेजेंट हो जिस पे लोन पेयर हो, तो वो क्या कर सकता है, बैक बॉन्डिंग कर सकता है। तो कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा बी, DCAB इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 में पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटा 1 2 3 ट्राइन इज रॉन्ग। मतलब ब्यूटा 1 2 3 का ट्राइन का 3 स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया, उनमें से कौन सा गलत है। तो पहले उसके लिए आपको ब्यूटा 1 2 3 ट्राइन बनाना पड़ेगा। तो ब्यूटा 1 2 3 ट्राइन का मतलब क्या है, कितने कार्बन, मार्कर भी देखो अब तो चल नहीं रहा है, मतलब वीडियो पॉज कर दिया जाए, वीडियो आज के लिए इतने करें क्या। तो चलो अपन देख लेते हैं,
1 2 3 4 कार्बन और चारों पे क्या है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो अगर मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ये डबल इसके साथ तो रेजोनेंस नहीं कर रहा, लेकिन ये डबल इसके साथ तो कर रहा है, ये डबल इसके साथ तो कर रहा है। अगर ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए तो ये टूटेगा, तो क्या बनेगा बीच में, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से इधर गया तो पॉजिटिव नेगेटिव, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन सकता है। किसी ने कहा सर आप इधर ले जाओ, ऐसा बना दो, लो ऐसा बना दिया हमने, इधर ट्रिपल बॉन्ड तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, बिल्कुल सही है। और तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा वाला ऑप्शन तो वही लिखा है ब्यूटा 1 2 3 टाइम, तो ये तो एग्जैक्ट वही लिखा ही है। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्या यहाँ पे चौथा करेक्ट है? बेटा मैंने बोला था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के लिए क्या चाहिए, नेट चार्ज सेम। यहाँ पे नेट चार्ज ब्यूटा 1 2 3 ट्राइन में क्या था, 0, यहाँ पे भी नेट चार्ज 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0। और अगली कंडीशन क्या बोली थी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम जितना यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गए, तो भैया ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसमें से पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटा 1 2 3 ट्राइन इज रॉन्ग, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आप जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के क्वेश्चन बनेंगे आप मेरे हिसाब से कर लेंगे। मैंने आपको बहुत इनफ प्रैक्टिस करा दी है इस पे, इससे ज़्यादा सवाल इस पे तो नहीं बन सकते हैं, जितना टफ से टफ बन सकता है तो मैंने आपको करा दिया। बाकी आप मॉड्यूल अपने जो भी DPPs नोट्स हो जो हो उससे आप करके देखना, अब आपका कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं होगा जो नहीं बनेगा। अच्छा इसी में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, क्या सुनना चाहोगे? चलो सुन लो। अच्छा ठीक है, जाते जाते एक आपको ऐसे बस सुना दे रहा हूँ। जैसे अगर आपने ध्यान से देखा था मेरे भाई कि जब हम बेंजीन हो गया या नैप्थलीन हो गया या एंथ्रासीन हो गया, जब उनका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे, मैं नैप्थलीन का बना के बताऊंगा, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, नैप्थलीन का पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी ने ये बनाया, मार्कर नहीं चल रहा यार, क्या बात हो गई, चलो इधर देखते हैं। नैप्थलीन का मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ। पहला ऐसा बना, कितने रेजोनेटिंग बने थे, 3 बने थे ना, हाँ। अब क्या करूँगा मैं, ये पाई बॉन्ड इसमें घुमा दूंगा, तो ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर। अब क्या इधर पाई इधर भी तो घुमा सकता था, तो ये पाई कुछ ऐसा बनता, तो ये इधर ये इधर, ये पाई इधर चला जाता, ये ऐसा, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा कि ये जो पाई बॉन्ड है बेटा, याद रखना ये पाई बॉन्ड चाहे मैं इधर लिखूं चाहे इधर लिखूं, बात बराबर है, चाहे पाई बॉन्ड में इधर लिखूं चाहे इधर लिखूं, ये पाई बॉन्ड दोनों के लिए। तो इस वाला सिस्टम, ये वाला भी सिस्टम आपको कैसा दिख रहा है, बेंजीन, और ये वाला भी कैसा दिख रहा है, बेंजीनीन। तो इसमें टोटल इस स्ट्रक्चर में 2 बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर है, और बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर स्टेबल स्ट्रक्चर माने जाते हैं। इसमें केवल ये वाला जो पार्ट है वो बेंजोनॉइड है, जबकि ये वाला बेंजोनॉइड नहीं। इसमें इधर वाला पार्ट बेंजोनॉइड है, ये वाला नहीं। तो अगर मैं इन सबको A B C बोल रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, A, क्योंकि A में 2 रिंग बेंजोनॉइड, B और C क्या होगा, बराबर होगा, B और C। इसी तरीके से आप फिनैंथ्रासीन एंथ्रासीन का आप खुद से बना के चेक करेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो आज के लिए इतना करते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए कि दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, सो दैट यार मुझे भी मोटिवेशन फील हो, और ताकि मैं बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सकूं जिनको अभी पता नहीं। आप सबको पता है चैनल स्टार्ट करने का पर्पस क्या है, और बाकी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले 12th वाले स्टूडेंट या ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि मैं रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू करने जा रहा हूँ। जो 12th के स्टूडेंट है बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत ही एकदम स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।